और आज सुबह की बड़ी खबर, भारतीय एयरफोर्स के एक दस्तावेज ने पाकिस्तान के उस सफेद झूठ की धज्जियां उड़ा दी जिसमें वो दावा कर रहा था कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक टेंडर जारी किया गया जिसमें भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौते के तहत खरीदे गए सभी 36 रफाल फाइटर जेट के रखरखाव, टेक्निकल सपोर्ट और उड़ानों के लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए पैकेज तैयार किया गया है। इंडियन एयरफोर्स ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स को जारी किए गए एक नए रिक्वेस्ट पर प्रपोजल में सभी 36 राफेल विमानों के रखरखाव और टेक्निकल ब्रिज सपोर्ट पैकेज की मांग की है। इसका मतलब साफ है कि भारत के सभी 36 के 36 रफाल सुरक्षित हैं और पाकिस्तान के दावों की हवा निकाल दी गई है। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया और कई इंटरनेशनल फोरम में यह दुष्प्रचार किया था कि चीन में बने J-10C फाइटर जेट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय राफेल विमानों को मार गिराया। अब एयरफोर्स के इस नए दस्तावेज ने पाकिस्तान की इस मनगढ़ंत कहानी की पोल खोलकर रख दी है। 15 जून 2026 को एयरफोर्स हेडक्वार्टर के डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग रफाल ने फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन्स को एक ब्रिज सपोर्ट प्रस्ताव भेजा है। ये एक तरह का सपोर्ट टेंडर है। इस दस्तावेज में साफ किया गया है कि भारतीय वायुसेना 2016 के भारत फ्रांस सरकारी समझौते के तहत खरीदे गए सभी 36 राफेल विमानों का संचालन कर रही है और सितंबर 2026 के बाद भी इनके रखरखाव और तकनीकी सहायता की जरूरत पड़ेगी। इसी काम के लिए इंडियन एयरफोर्स ने यह टेंडर जारी किया है। और हमारे साथ हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद जुड़ गए हैं। मनीष, इस बारे में और जानकारी दीजिए। देखिए, हम इनिशियल जानकारी के मुताबिक जो आरएफपी इशू हुई थी जून 15 को, उसमें रिक्वेस्ट फॉर प्रोसीजर के तौर पर ये कहा गया कि जो मेंटेनेंस के लिए जो पूरा ब्रिजिंग गैप है उसको फिल करने के लिए भारतीय वायुसेना को रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए 36 जो है संख्या में, उनके लिए उन्होंने गाइडलाइंस निकाली और साथ में आरएफपी इशू की। आरएफपी इशू करने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया, जिस तरीके से पाकिस्तान या फिर जो बाकी पॉलिटिकल नेता बोलते रहे कि फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश गिरा है ऑपरेशन सिंदूर में, लेकिन भारतीय वायुसेना की तरफ से ये जो आरएफपी इशू ही उसमें ये बताया गया कि 36 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। यानी एक बात बिल्कुल क्लियर है, जो भारतीय वायुसेना में 2 स्क्वाड्रन रफाल की है वो एग्जैक्टली इंटैक्ट है। यानी जो झूठ है इन सब का वो बिल्कुल पूरी तरीके से बेन गया। इसमें एक और बात है कि ये जो आरएफपी इशू की गई है ये जून 15 के लगभग इशू की गई थी और इसमें जो खासतौर पे इस बात का ध्यान रखा गया था कि जो ये फ्लाइंग आवर्स है और जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसको इशू किया गया था। आप साधारण शब्दों में अगर आप समझें तो ये जो इसकी मेंटेनेंस, रफाल की मेंटेनेंस, उसके अलावा पूरी तैयारी जिसमें इसके जो पूरी रिक्वायरमेंट है वो सब इसमें देखी गई थी। एक और चीज जो कि इन सब के हिसाब से जो डिटेलिंग की गई है उसमें इस बात को कहा गया है कि जो रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस जो अभी साफरान कर रहा था, उसके अलावा जो बाकी जो रिक्वायरमेंट थी, उन सब चीजों को देखते हुए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमें बताया कि जो दावे किए जा रहे थे पाकिस्तान की ओर से, पूरी तरह से वो औंधे मुंह गिर पड़े हैं, क्योंकि भारत ने अपने 36 के 36 रफाल के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए फ्रांस की कंपनी साफरान के साथ जो सौदा किया था उसको आगे बढ़ा रही है और साथ ही साथ साफरान वही कंपनी है जो रफाल के लिए इंजन्स बनाती है। और इस बीच बड़ी खबर पुणे से। पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल के मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने इस मामले में केतन की मंगेतर सिया और उसके प्रेमी चेतन चौहान को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया और जहां कोर्ट ने दोनों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। शुरुआती पूछताछ में दोनों ने पुलिस को बताया कि सिया केतन से शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने केतन को लोहागढ़ के किले की पहाड़ी से धक्का दे दिया, जिससे केतन 400 मीटर गहरी खाई में गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक सिया ने 19 जून को केतन का मर्डर करने से पहले 2 बार और कोशिश की थी, लेकिन प्लान कामयाब नहीं हो सका, जिसके बाद आखिर में सिया ने अपने प्रेमी चेतन के साथ मिलकर केतन को रास्ते से हटाने की पूरी प्लानिंग बनाई और फिर उसे उस किले से धक्का दे दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
पुणे का रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल, जो अपनी मंगेतर सिया गोयल से बेइंतहा प्यार करता था। उसने सिया के साथ जिंदगी के ढेरों सपने बुने थे, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसके साथ वो जिंदगी जीने के ख्वाब देख रहा है, वही उसकी जान की दुश्मन बन जाएगी। पुणे के केतन अग्रवाल की मौत के मामले में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक केतन की मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर लोहागढ़ किले की पहाड़ी से 400 फीट गहरी खाई में धक्का देकर मार डाला। इस घटना ने इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड की याद दिला दी, जिसमें सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर सोनम के पति राजा को धक्का देकर मार डाला। पुणे मर्डर केस में खुलासा हुआ है कि केतन परिवार के रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर थे। वहीं सिया पुणे के एक मसाला व्यापारी की बेटी है। इस साल नवंबर में राजस्थान के उदयपुर में स्थित एक शाही पैलेस में दोनों की शादी होने वाली थी। ये शादी दोनों के परिवारों ने तय की थी। घर में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थी। मेहमानों के लिए 2 चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए थे। बताया जा रहा है कि शादी को यादगार बनाने के लिए करीब 17 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी थी, लेकिन ये शादी हो पाती उससे पहले ही सिया ने अपने बॉयफ्रेंड चेतन के साथ मिलकर केतन की हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक सिया केतन से शादी नहीं करना चाहती थी। पुलिस का कहना है कि केतन को रास्ते से हटाने के लिए सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन चौधरी ने प्लानिंग बनाई। दोनों ने केतन को लोहागढ़ किले से 400 फीट गहरी खाई में धक्का दे दिया और इसे हादसा बताने की कोशिश की। ये जो लड़की है सिया गोयल, इसका एक फ्रेंड जो चेतन चौधरी नाम का है, जो इस जहाँ पे ये लड़की, इसकी फैमिली का काम है मार्केट यार्ड में, उनकी भी दुकान उधर ही है। तो इनकी आपस में कुछ 1 साल के आसपास से पहचान थी। तो इन दोनों ने ये प्लान किया और प्लान करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया और उस लोहगढ़ किले पे इन्होंने वो केतन अग्रवाल को धक्का दिया और वो नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस की पूछताछ में सिया और उसके बॉयफ्रेंड ने चेतन को बताया कि 14 जून को भी दोनों ने केतन को मारने का प्लान बनाया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। फिर एक बार 14 तारीख को भी ये केतन अग्रवाल और सिया गोयल दोनों लोहगढ़ किले पे गए थे, लेकिन उस दिन इस तरह की कोई घटना या तो हो नहीं पाई या फिर ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एक्ट नहीं किया गया। तो फिर 18 तारीख को वो जो चेतन चौधरी है, तो वो वहाँ पे पहुँचा। ये लोग किले पे गए, पीछे से वो आया और वहाँ पे जाके उन्होंने इसको पुश किया और गिरने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। केतन के पिता विशाल अग्रवाल का कहना है कि सिया ने केतन को रास्ते से हटाने के लिए 3 प्लान तैयार किए थे। पिता विशाल अग्रवाल के मुताबिक सिया और केतन 3 बार लोहागढ़ किले गए। सिया ने 19 जून से पहले 2 बार केतन को मारने की कोशिश की। हत्या वाले दिन से 4 दिन पहले 14 जून को सिया केतन को लेकर लोहागढ़ गई थी। ये सिया की साजिश का प्लान ए था। इसी दौरान सिया ने सबसे पहले केतन की हत्या करने की कोशिश की। सिया ने किले से खाई की तरफ केतन को धक्का दिया। हालांकि केतन ने एक झाड़ी को पकड़ लिया और उसकी जान बच गई। जब सिया का राज खुलने वाला था तो वो सांप है चिल्लाने लगी, जिससे केतन को भी शक नहीं हुआ। 19 जून को सिया का जन्मदिन था। इससे एक दिन पहले सिया ने प्री बर्थडे सरप्राइज के बहाने केतन को लोहागढ़ के लिए बुलाया। इस दौरान सिया का प्रेमी चेतन भी पहुंच गया और फोटोशूट के बहाने केतन को धक्का दे दिया। ये सिया गोयल का प्लान बी था जो कामयाब हो गया। जी, उसके दिमाग में पूरे वक्त प्लानिंग, मतलब 5 तारीख को भी वो उसको बुला के वहाँ यही करना चाह रही थी, 14 को भी उसने वही किया और 18 को तो आखिर फाइनल कर ही दिया। उस दौरान भी वो लड़का था साथ में जब पहली बार उसने धक्का देने की कोशिश की? नहीं, वो उस लड़के ने हमें बताया कि अचानक उसको कहीं जाना पड़ा, इसकी वजह से उस दिन वो पहुंच नहीं पाया, तो इसने खुद कोशिश की। वो इस बार उसने कोड बनाया हुआ था। क्या कोड था? कोड ये था कि वहाँ जाके जब वहाँ खड़ा कर देगी तो वो ज़मीन पे बैठ जाएगी मांडी डाल के। तो वो बैठ गई तो समझने का कि अभी धक्का देना है। केतन के पिता का आरोप है कि सिया ने उनके बेटे की हत्या का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। अगर लोहागढ़ में प्लान बी फेल भी हो जाता तो सिया केतन की हत्या महाबलेश्वर में करती। सिया ने चेतन के साथ मिलकर प्लान सी पहले से ही तैयार कर रखा था।
पुलिस जांच में सामने आया है कि चेतन ने अपनी पहचान छिपाने के लिए अपने कपड़े भी बदल लिए। चिलचिलाती धूप में हुडी पहनकर लोहागढ़ जाते हुए चेतन का सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस के मुताबिक चेतन और सिया ने मर्डर को हादसा बताने की पूरी कोशिश की। पुलिस के सामने हादसे की कहानी सुनाई, लेकिन परिवार वालों को सिया की कहानी पच नहीं रही थी। क्योंकि केतन को माउंटेनियरिंग का शौक था, उसे पहाड़ों और घाटियों में घूमने का शौक था, इसलिए केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे की अचानक मौत पर हत्या का शक जताया। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन की दोस्ती करीब 1 साल से थी। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि इस साल 1 जनवरी से जून के बीच सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच 200 से ज्यादा बार बात हुई थी। दोनों ने पिछले 6 महीने में करीब 238 घंटे फोन पर बात की। इन्हीं डिजिटल सबूतों ने दोनों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस के मुताबिक वारदात के दिन चेतन के मोबाइल का इंटरनेट सुबह 7 बजे से शाम 5:40 तक बंद रहा। लोकेशन ट्रैकिंग से बचने के लिए चेतन अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़कर चला गया और अपने कर्मचारी का फोन लेकर लोहागढ़ पहुंचा था। दिन में जितनी बार भी चेतन के मोबाइल पर कॉल आया, उसके कर्मचारियों ने ही उसे रिसीव किया, जिससे पुलिस को उस पर शक बढ़ गया। पुलिस के मुताबिक केतन और सिया जून के पहले हफ्ते में प्री वेडिंग शूट के लिए इंडोनेशिया के बाली जाने वाले थे, लेकिन यात्रा से ठीक पहले केतन का पासपोर्ट गायब हो गया, जिसके चलते पूरा प्लान रद्द करना पड़ा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि सिया गोयल ने ही केतन का पासपोर्ट छिपाया था, हालांकि वो बाली नहीं जा सके। तकरीबन जून के पहले वीक में प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली जाने का प्रोग्राम बनाया था। तो बाली के लिए यहाँ से मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन वहाँ से इनको वापस आना पड़ा क्योंकि एयरपोर्ट पे इनको जाके समझ आया कि जो केतन अग्रवाल है, जो इस केस में मैयत है, कि उसका पासपोर्ट मिसिंग था। तो उसकी जो स्टोरी ऐसी है कि इस लड़की ने, सिया गोयल ने ही उसका जो पासपोर्ट है वो निकाल लिया था और उसको डिस्प्लेस किया था सो कि ये इकहत्तर बाली ना जा पाए। तो फिर वापस आने के बाद आगे उन्होंने ये प्लान किया। केतन की मौत के बाद परिवार गहरे सदमे में था। वहीं सिया ने केतन के परिवार वालों से दूरी बना ली। केतन के पिता का कहना है कि केतन की मौत के बाद सिया रोई नहीं। जब पहाड़ी से केतन गिरा तो उसके पैर में जूते नहीं थे, सिया के पैर में भी जूते नहीं थे। केतन का केवल सिर फटा था, जिससे परिवार वालों को यह हादसा नहीं हत्या लगने लगा। बहुत सारी बातें थी ना, जैसे उसने रोई नहीं वहाँ पे, फिर जब वो नीचे आई तो उसके पास शूज नहीं थे। शूज नहीं थे उसके पास? नहीं, फिर केतन के पास भी शूज नहीं थे। फिर वो केतन का जैसे सिर्फ सर फटा था, तो ऐसे लग रहा था कि गिरने से नहीं फट सकता। फिर उसके मतलब आगे तक भी उसका नहीं आना, रिएक्शन करना, फिर मार्केट से भी अलग अलग खबरें आने लग गई थी। जैसे लोगों को पता चला कि केतन अभी नहीं रहा, तो लोगों का ऐसा आने लग गया था कि इसको इन्वेस्ट करो। फिर पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो पुलिस ने फर्स्ट डे सेकेंड डे ही बोला कि इसमें कुछ इश्यूज है, तो हमारा शक और बढ़ गया। हालांकि केतन की मौत के बाद सिया लगातार सोशल मीडिया पर केतन और खुद के वीडियो सैड सॉन्ग के साथ शेयर कर रही थी। इसके पीछे भी सिया का ही प्लान था। अगर वो ऐसा करेगी तो पुलिस के रेडार पर आने से बच जाएगी। वो पुराने वीडियोस पोस्ट कर रही थी, ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही थी कि उसको भी दुख है, लेकिन उसका ऐसा कोई पर्सनली रिएक्शन, हमसे मिलना, फ़ोन पे बात करना, या जो दुख व्यक्त करने का, अगर किसी भी लड़की का होने वाला हस्बैंड जाता है उसको जो दुख होता है, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा था उसके अंदर। और फिर वो तो आई भी नहीं, तो पता भी नहीं चला कि क्या चल रहा है क्या नहीं। हम भी उसके इंस्टा के स्टोरीज पे ही देख रहे थे कि एक आधा सॉन्ग लगा रही है पुराना कोई, और उस पे ही चल रहा है। लेकिन तमाम कोशिशों और प्लानिंग के बाद भी दोनों कानून से बच नहीं सके। पुलिस अब इस मर्डर की पूरी कड़ी जोड़ने की तैयारी कर रही है। पुलिस फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने और ये पता लगाने में जुटी है कि साजिश में कहीं कोई और भी शामिल था या नहीं। बेंगलुरु में लिव इन रिलेशन से मना करने पर परिवार के 3 लोगों का मर्डर कर दिया गया। पुलिस को शक है कि बड़ी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है और फरार हो गए। माता पिता और बेटी की हत्या से जुड़े ट्रिपल मर्डर के इस मामले में बेंगलुरु पुलिस की 6 टीमें हैं। आरोपी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड की तलाश कर रही है। पुलिस के मुताबिक
मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस इसी दौरान दोनों आरोपियों के तीनों पर कई बार चाकू से हमले की खबर आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश हो रही है। बेंगलुरु में ट्रिपल मर्डर, माता पिता और बेटी की हत्या, लिव इन रिलेशन में खत्म किया परिवार, बॉयफ्रेंड संग बेटी फरार। बेंगलुरु के केआरपुरम इलाके के साई ग्रीन अपार्टमेंट की दीवार पर फैले खून के ये धब्बे प्यार के लिए परिवार को खत्म करने, बॉयफ्रेंड के लिए अपने ही माता पिता और बहन की बेरहमी से हत्या की गवाही दे रहे हैं। इस अपार्टमेंट के ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट नंबर 003 में हुई इस वारदात में अपने ही परिवार को बेरहमी से कत्ल करने का आरोप परिवार की बड़ी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड पर लगा है। साई ग्रीन होम्स अपार्टमेंट की ये पार्किंग एरिया है और यहाँ से ही अगर जो आपको यहाँ पर ये जो ब्लैक कलर का ग्रिल गेट नज़र आ रहा है, यहीं से ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर, जैसा क्योंकि ये पार्किंग है इसलिए फर्स्ट फ्लोर भी कह सकते हैं, लेकिन अपार्टमेंट का ग्राउंड फ्लोर है, वहाँ पर 003 अपार्टमेंट है और वहीं पर ये वारदात हुई थी। और उसी वक्त जब श्वेता के पिता, जो आरोपी श्वेता है, उसके पिता को बुरी तरह से स्टैब किया गया था, उसके बाद वो दौड़ते हुए यहाँ तक आए। आप देखिए वो निशान आपको अभी भी नज़र आ रहे होंगे, उनके खून के निशान जो हैं अभी भी यहाँ पर आपको इस खंबे से सटे हुए नजर आ रहे होंगे। और बाद में यहाँ पर आकर उन्होंने रिक्वेस्ट किया जो भी लोग यहाँ पर मौजूद थे सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ कि उन्हें बचा लिया जाए। उन पर जानलेवा हमला हुआ है, उनकी पत्नी और बेटी पर भी जानलेवा हमला श्वेता और उसके प्रेमी केनेथ ने किया है। उसके बाद तुरंत उन्हें यहाँ से एक एम्बुलेंस बुलवाई गई और यहाँ से तुरंत उन्हें नज़दीक के अस्पताल ले जाया गया। हालांकि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी, लेकिन इस बीच जब तक वो नीचे उतर कर आते उस वक्त ये बताया जा रहा है कि श्वेता और केनेथ ने उसकी माँ और जो छोटी बहन है उस पर भी ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिया और दरवाजे को बाहर से बंद कर कर दोनों फरार हो गए, जिस वजह से उन्हें जो है दरवाज़ा तोड़कर निकालना पड़ा। जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, ज़्यादा खून बह जाने के वजह से उन दोनों की भी अपार्टमेंट के अंदर ही मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि बड़ी बेटी श्वेता पिछले करीब 2 महीने से अपने बॉयफ्रेंड केनेथ के साथ सीगेहल्ली इलाके में साई ग्रीन होम्स अपार्टमेंट में रह रही थी। पुलिस के मुताबिक माता पिता श्वेता के लिव इन रिलेशनशिप के खिलाफ थे, जिससे दोनों पक्षों के बीच तनाव चल रहा था। सोमवार की शाम श्वेता के पिता सोम सुंदर अपनी पत्नी मधुलक्ष्मी और छोटी बेटी सुप्रिया के साथ बड़ी बेटी श्वेता के फ्लैट पर पहुंचे। मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों में विवाद हुआ। पुलिस को शक है कि विवाद के दौरान श्वेता और उसके बॉयफ्रेंड केनेथ ने चाकू से श्वेता के माता पिता और बहन पर हमला किया। हमले के दौरान श्वेता के पिता सोम सुंदर जान बचाकर बाहर भागे, लेकिन उनकी पत्नी और छोटी बेटी बाहर नहीं निकल सकी। बड़ी बेटी श्वेता अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लैट का दरवाजा बाहर से बंद करके फरार हो गई। पुलिस का ये कहना है कि मरने से ठीक पहले उन्होंने कुछ स्टेटमेंट पुलिस को दिया है जो एक एविडेंस का काम करेगा। उसमें ये बताया गया है कि श्वेता और केनेथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और परिवार को ये बात मंजूर नहीं थी। बहुत पर्सनल ये मामला था, इस वजह से बहुत झगड़ा भी उस वक्त हुआ था। लेकिन उसके बाद में जब वो अलग हो गई, यहाँ पर आकर पिछले 1.5 महीने से रहने लगी, तो उसके बाद भी परिवार लगातार इस बात को परस्यू कर रहा था कि वो केनेथ से अलग हो जाए। और इसी बात को लेकर जब यहाँ पर जो पिता हैं अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ यहाँ पर पहुँचे थे, तो वापस एक बार उनके बीच में आर्गुमेंट हुआ। ऐसा कहा जा रहा है कि झगड़ा बहुत ज़्यादा हो गया और उस वजह से गुस्से में आकर केनेथ और श्वेता ने इन तीनों लोगों का बर्बर तरीके से मर्डर कर दिया। बेंगलुरु के सीगेहल्ली में हुई इस जघन्य वारदात में अपनी ही बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के हमले में घायल हुए सोम सुंदर ने अपार्टमेंट के गार्ड वीर बहादुर से मदद मांगी। अपार्टमेंट के गार्ड ने खून से लथपथ सोम सुंदर के इलाज के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया, लेकिन इलाज के लिए ले जाते समय सोम सुंदर की मौत हो गई। बाद में उनकी पत्नी और बेटी का शव फ्लैट से निकाला जा सका। उसका पापा जब वहाँ से भाग के नीचे आया तो भैया सब बचा लो मेरे को, मेरा बीवी भी अंदर बचा लो, बेटी भी बचा लो, ऐसा बोला। तो हम उसके चक्कर में वो एम्बुलेंस पुलिस को फ़ोन करे है और उसको बाद में थोड़ा लेट हुआ क्या है, उसमें एम्बुलेंस में डाल के उसको हॉस्पिटल भेज दिया। उसके बाद पुलिस लोग और बिल्डिंग का ओनर मिलके
उधर अंदर गया तो उसमें लॉक लगा दिया है अंदर से। हाँ, बाहर से लॉक लगा, भाग गया, लॉक लगा। उन दोनों को भागते हुए देखा आपने क्या? भागते हुए नहीं देखा, और लॉक लगाया। उसके बाद तो इधर से बोला हनर और पुलिस बोला सब बोला लाया, उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद तो अंदर तो लाश पड़ा है, 2 कटिंग करके। एक बेटी के हाथों लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अपने ही परिवार को खत्म करने के इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपी बेटी और उसके बॉयफ्रेंड की तलाश के लिए 6 टीमें गठित की हैं। ಮರ್ಡರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು 3 ಜನ, ತಂದೆ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು. ಆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಅವಳದೇ ಇದು ಎಲ್ಡರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಪ್ರೇಮ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 3 ಮರ್ಡರ್ ಇದು ಭಾಳ ಒಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಅಫೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ 6ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ತಂಡ ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಕಥಿತ ಯಾರು ಆರೋಪಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್। मॉनसून की बारिश शुरू होने के साथ ही मुंबई के कई इलाकों में पानी भरना शुरू हो चुका है। मुंबई में रात भर बारिश होती रही, जिसकी वजह से अंधेरी, सबवे और किंग सर्कल के पास जलभराव हो गया। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी कई जगहों पर पानी भर गया। गांधी बाजार और किंग सर्कल के पास ज्यादा पानी भरा है। बीएमसी के कर्मचारी रात से ही पानी की निकासी में जुटे हुए हैं। रात में ट्रैफिक कम होने की वजह से परेशानी नहीं हुई, लेकिन अगर बारिश इसी तरीके से जारी रही तो जलभराव की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इस बीच मौसम विभाग यानी कि IMD ने महाराष्ट्र में मानसून को लेकर जरूरी जानकारी दी है। मौसम विभाग ने आज पालघर जिले में बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया। ठाणे और मुंबई में भी अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बारिश के साथ साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। तो IMD की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। मानसून की बारिश शुरू होने के साथ ही मुंबई के कई इलाकों में देख सकते हैं आप किस तरीके से पानी भर गया है। रात भर बारिश होती रही और जिसकी वजह से अंधेरी, सबवे और किंग सर्कल के पास पानी भर गया, जलभराव हो गया। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी कई जगहों पर ये पानी भरा है। गांधी बाजार और किंग सर्कल के पास ये पानी भरा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अंधेरी, सबवे की तस्वीरें, जहां पर जलभराव हो गया और लोगों को आने जाने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब लखनऊ अग्निकांड के बाद से सरकार एक्शन में है। जगह जगह अभियान भी चलाया जा रहा है। कोचिंग संस्थानों को वार्निंग भी दी जा रही है। तो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कह दिया है कि फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं होगा। सीएम ने अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश भर में विशेष टीम गठित करके फायर सेफ्टी ऑडिट अभियान चलाया जाए। हालांकि इस दौरान किसी शख्स को तंग न किया जाए। दूसरी ओर मामले 4 आरोपियों को 14 दिन के न्यायिक रिमांड पर भेज दिया, यानी न्यायिक रिमांड रहेगी। अवैध बिल्डिंग के मालिक वीरेंद्र शुक्ला को भी जेल भेज दिया गया है। तो गिरफ्तार से बचने के लिए बीमारी का बहाना बना रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स की जांच के बाद उन्हें फिट पाया गया है। वहीं अन्य के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। लखनऊ अग्निकांड मामले के बाद अब प्रशासन की नींद खुली है। प्रयागराज से लेकर गाजियाबाद तक अवैध बिल्डिंग और कोचिंग सेंटर्स की जांच की जा रही है। नोटिस दिए जा रहे हैं और जिम्मेदारों पर एक्शन हो रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दे दिए हैं कि फायर सेफ्टी मानकों से कोई समझौता नहीं होगा। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर फायर सेफ्टी को लेकर कड़े निर्देश जारी किए। सीएम योगी ने सभी जिलों में फायर सेफ्टी ऑडिशन अभियान चलाने का आदेश दिया। सीएम ने कहा कि पहले लोगों को जागरूक किया जाए, उसके बाद कार्रवाई हो। साथ ही अभियान के नाम पर किसी नागरिक का उत्पीड़न न हो। बेसमेंट में कोचिंग और नर्सिंग होम स्वीकार नहीं होंगे। इसके अलावा सीएम ने आपातकालीन सेवाओं का रिस्पांस टाइम और कम करने के लिए ठोस कदम उठाने की बात कही है। दूसरी ओर मामले में 4 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और बिल्डिंग गिराने की तैयारी की जा रही है। दरअसल प्रशासनिक लापरवाही के आरोप में लखनऊ विकास प्राधिकरण, फायर ब्रिगेड और बिजली विभाग के 4 अफसरों को भी सस्पेंड किया गया है। एलडीए ने बिल्डिंग मालिक को 15 दिन के अंदर बिल्डिंग गिराने के आदेश दिए हैं और अगर तय वक्त में बिल्डिंग ध्वस्त नहीं हुई तो एलडीए इस इमारत पर खुद बुलडोजर चलाएगा, क्योंकि एसआईटी के मुताबिक बिल्डिंग में कई नियमों का उल्लंघन किया गया था।
जो एक चीज नजर आया है कि ये एक ग्रेडिंग के लिए एक जगह था जहाँ पे ये लोग कंप्यूटर एनिमेटेड फिल्म्स बनाते हैं और अपना वेंडर के माध्यम से वो करते हैं। ज्यादातर बच्चे जो है ये आर्टिस्ट है, कंप्यूटर आर्टिस्ट, और कुछ लोग इसमें से निकल आए, फंस गए। अभी हम लोग और भी स्टेक होल्डर से बात करेंगे कि कहाँ पे लैप्सेस हुए हैं और क्या क्या सुधार की आवश्यकता है। अभी वक्त लगेगा हम लोग को देखने में, तो शासन के निर्देश के क्रम में प्रचलित है। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अग्निकांड मामले में बड़ा एक्शन लिया। उन्होंने अवैध बिल्डिंग के निर्माण के लिए दोषी तत्कालीन विहित अधिकारी, 5 जोनल अफसरों समेत 18 इंजीनियरों की जवाबदेही तय करते हुए इनके खिलाफ शासन को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें इन सभी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दूसरी ओर अग्निकांड मामले में निलंबित किए गए FSSO कमलेंद्र कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने खुद को बलि का बकरा बनाए जाने की बात कहते हुए कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। लेटर में कमलेंद्र सिंह ने लिखा है कि FSSO का काम केवल निरीक्षण और रिपोर्टिंग तक सीमित होता है। फायर NOC देने और सुरक्षा मानकों की जिम्मेदारी CFO की होती है। मामले में छोटे अधिकारियों पर कार्रवाई की गई, जबकि CFO की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए थी, क्योंकि आवासीय भवन के व्यावसायिक इस्तेमाल की जानकारी संबंधित अधिकारियों को होनी चाहिए थी। निलंबित अधिकारी खुद को फंसाए जाने की बात कह रहे हैं, तो मामले में सियासत भी जोरों पर है। अखिलेश यादव का आरोप है कि सरकार ने 10 सालों में बिल्डिंग पर एक्शन क्यों नहीं लिया और सरकार की लापरवाही से ही हादसा हुआ। हालांकि डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव को मौत पर राजनीति न करने की सलाह दी। ब्रजेश पाठक ने कहा कि लखनऊ अग्निकांड अखिलेश यादव के ही कुकृत्यों का नतीजा है। हमने 10 साल से देखा है SIT बनाने का काम, हर घटना में SIT बनती है और लगता तो ऐसा है कि कोई सरकार नहीं है, और सरकार है तो सरकार नियमों का पालन क्यों नहीं कराती है। और इस सरकार में जो नक्शे पास हुए होंगे, जो NOC मिले होंगे, फायर NOC तब मिलेगा तब जाकर के नक्शा पास होगा। लेकिन कौन लोग थे जो फायर NOC के लिए अपनी जेब भरते थे और जेब का खजाना कहां तक लेकर के जाते थे। लगता तो ये कि 10 साल से कोई सरकार ही नहीं थी। लखनऊ की दुर्घटना है, आपके कांडे बहुत ही दुखद है, 15 लोगों की जाने गई और आप राजनीति कर रहे हैं। ये आप जानते हैं कि आपके सरकार का ही भ्रष्टाचार का नमूना था ये बिल्डिंग। ये 16 में प्लाट आवंटित हुआ था और इस अवैध बिल्डिंग का निर्माण आप ही की सरकार में हुआ था। आपने ही सील करके सील खोलने का काम किया था। आपकी भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी है, उसको अभी तक हम सबको झेलना पड़ रहा है। ये बच्चे जो काल कलवित हुए हैं, ये आप ही की सरकार के कुकृत्यों का नमूना है। कृपया आप राजनीति न करें। लखनऊ अग्निकांड के बाद यूपी के सभी जिलों में अभियान जारी है। 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। और बड़ी खबर, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर SIT अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंप चुकी है। अब इस मामले में आज बेहद महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी के मामले में आज हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में एक याचिका दायर करके उसकी जांच CBI या किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की मांग की गई है। साथ ही ये भी मांग की गई है कि मंदिर में आए चढ़ावे का ऑडिट कैग से करवाया जाए, यानी कि CAG की रिपोर्ट से। अब ये याचिका न्यायमूर्ति पंकज भाटिया और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ के सामने लगाई गई है। दूसरी तरफ SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में क्या है ये तो खुलासा होना बाकी है, लेकिन सूत्रों से पता चला है कि इसमें ट्रस्ट के वरिष्ठ लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। गलती राम जन्मभूमि के न्यास की नहीं है, गलती है कुछ लोगों की। उन्हें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हटाना है। ये हटाने की साजिश चल रही है, आप बात ही नहीं समझ पा रहे हो। राम मंदिर में आ रहे श्रद्धालु इंतजार कर रहे हैं। पूरी दुनिया के करोड़ों भक्त प्रतीक्षा में हैं। सब जानना चाहते हैं कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी का सच क्या है, और इस सच्चाई का पता लगाने के लिए SIT अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप चुकी है।
मंगलवार को एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार के अपर गृह सचिव को सौंपी। मंगलवार को ही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा और मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल जी राव शेषावतार ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद चंपत राय पहली बार दिखे। चोरी की जांच के लिए बनी एसआईटी ने उनसे भी पूछताछ की। मंगलवार को एसआईटी के तीनों सदस्य अपनी अंतरिम रिपोर्ट लेकर उत्तर प्रदेश के एसीएस होम संजय प्रसाद से मिले। उनको रिपोर्ट सौंप दी। अब ये रिपोर्ट यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंच गई है। शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी है। एसआईटी के हेड विश्वास पंत ने रिपोर्ट को गोपनीय बताकर कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। सूत्रों से पता चला है कि एसआईटी को राम मंदिर के चढ़ावा मैनेजमेंट में कई तरह की गड़बड़ियां मिली हैं। गिनती के काम के लिए कर्मचारियों की भर्ती सिफारिश पर की गई। जान पहचान के लिए लोकल लोगों को काम पर रखा गया। चढ़ावे की गिनती और हिसाब किताब का जिम्मा स्टेट बैंक का था, लेकिन बैंक ने मंदिर ट्रस्ट की सलाह पर कई लोकल्स को गिनती के काम में लगवा दिया। चढ़ावा गिनती करने वालों ने ड्रेस कोड को फॉलो नहीं किया। एसओपी में मोबाइल फोन लेकर जाने की मनाही थी, लेकिन गिनती करने वालों को कभी मोबाइल अंदर ले जाने से नहीं रोका गया। चढ़ावे की गिनती करने वालों की कभी चेकिंग या फ्रिस्किंग नहीं की गई। गिनती के दौरान सब लोग आराम से बाहर आते जाते थे, उनकी स्क्रीनिंग नहीं होती थी। पूरी प्रोसेस के सुपरविजन के लिए जिम्मेदार लोग ढिलाई करते रहे। ट्रस्ट ने कभी चढ़ावे के हिसाब किताब पर सख्ती से नजर नहीं रखी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने अंतरिम रिपोर्ट में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। खबर ये भी है कि एसआईटी ने जांच पूरी करने के लिए सरकार से कुछ और वक्त मांगा है और जांच के दायरे में पिछले 5 साल के हिसाब किताब को शामिल करने की सिफारिश की है। वहीं पूरे चढ़ावा विवाद में विश्व हिंदू परिषद खुलकर सामने आया है। वीएचपी ये तो मान रही है कि कुछ लोग गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी नजर में चंपत राय को क्लीन चिट मिल चुकी है। अगर गलती पर कोई ट्रस्ट का कर्मचारी है तो उसको सजा मिलेगी, ये उनको मालूम है। पूरे विश्व के राम भक्तों को गलती राम जन्मभूमि के न्यास की नहीं है, गलती है कुछ लोगों की। यदि है तो और उनको सजा मिलेगी, ये पक्का है। जहां तक आभूषणों का प्रश्न है, कुछ लोगों ने और भी तरह के आरोप लगाए हैं। ये आभूषण रखे गए हैं सारे के सारे स्ट्रांग रूम में। कौन सा व्यक्ति है जिसने स्ट्रांग रूम का ताला खोलकर अंदर जाकर उन आभूषणों को गिना है कि फलाने ने जो आभूषण दिया था वो यहां रखा है कि नहीं? मुझे लगता है इस तरह के आरोप बेसिर पैर के आरोप हैं। और यदि कहीं सत्य भी है, कुछ चांदी की शिलाओं का नाम लिया गया, उन्हीं की संस्था के कुछ लोग हमारे पास आए और उन्होंने कहा उस संस्था ने कभी ऑडिट नहीं कराया, वो शिलाएं कब दी गई, कहां से लाई, कौन लेकर आया। फिर भी मैं उस विवाद में नहीं जाता। मैं ये कहूंगा जिसके पास भी आरोप हैं, कृपया कैमरे पर जाएं, उनकी स्वतंत्रता है, लेकिन एसआईटी के सामने जरूर जाएं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में अपनी बैठकें स्थगित कर दी हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रबंध समिति और प्रन्यासी मंडल की बैठक 25 से 29 जून तक होनी थी। राजस्थान एटीएस ने जयपुर से एक महिला बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा को गिरफ्तार किया है। बबीता धाकड़ उर्फ खदीजा पर पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से संपर्क होने के गंभीर आरोप लगे हैं। शुरुआती जांच में सामने आया है कि बबीता राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली है। आरोप है कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से कट्टरपंथी नेटवर्क के संपर्क में आई और धीरे धीरे जैश-ए-मोहम्मद आतंकी संगठन से जुड़े हैंडलर्स के संपर्क में आ गई। अब इसी साल अप्रैल में पाकिस्तान से एक मौलवी ने ऑनलाइन माध्यम से उसे कलमा पढ़वाकर उसका ऑनलाइन धर्म परिवर्तन करा दिया, जिसके बाद बबीता धाकड़ को खदीजा नाम दिया गया था। जांच एजेंसियों को पता चला है कि बबीता धाकड़ को भारतीय सेना के जवानों पर टारगेट करने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। वो अपने जाल में फंसाने के लिए सेना के कई जवानों से संपर्क की थी। जैश-ए-मोहम्मद के महिला विंग जमात उल मुमिनात से भारत में युवतियों को जोड़ने के लिए बबीता को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वो देश के कई राज्यों में कुछ युवतियों को ब्रेन वॉश कर रही थी।
जांच में सामने आया है कि जयपुर की बबीता को आत्मघाती हमले के लिए भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। जैश कमांडर उसे ट्रेनिंग दे रहा था। बबीता के फेसबुक अकाउंट से जुड़े कई ऐसे अकाउंट मिले हैं जो आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। बबीता जयपुर में स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रही थी। गिरफ्तारी के बाद उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उसके मोबाइल, सोशल मीडिया अकाउंट्स और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच हो रही है। सूत्रों की माने तो खदीजा को नेपाल, सऊदी अरब और यूएई के रास्ते पाकिस्तान जाने के लिए भी उकसाने की कोशिश की गई थी। यात्रा खर्च और दूसरे लेन देन के लिए क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंडिंग की योजना भी बनाई गई थी। ये महिला मूलतः सवाई माधोपुर की रहने वाली और जयपुर में जो वाटिका इलाका है उस इलाके में फ़िलहाल रहती हैं। और ये महिला अपने मोबाइल के माध्यम से जो भारत की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले संगठन है उनके संपर्क में थी। ये संगठन जो कि आतंकवादी गतिविधियों में भी लिप्त हैं और उनके इस प्रकार के लोगों तक पहुंचना और इस महिला का उनके साथ संपर्क इस्टेब्लिश हो गया। उन संपर्कों में ये बात सामने आई है कि वो ये बात जानती थी कि यहाँ से भेजी हुई कोई सूचना देश को खतरा पहुंचा सकती है। तो इस महिला को फ़िलहाल हमने अरेस्ट किया है और बहुत प्राइमरी पूछताछ की गई है। उनके मोबाइल से बहुत सारे विदेशी विशेषताएं, पाकिस्तान के नंबर और कई चीज़ें हमको मिली हैं और ये कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से व अन्य माध्यमों से भी इस्टेब्लिश होता है। और खबर झारखंड के रांची से, जहां झारखंड T20 लीग के फाइनल मैच के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे फाइनल मैच के दौरान उम्मीद से ज्यादा भीड़ हो गई, जिस वजह से भगदड़ जैसे हालात बन गए। गुस्साए लोगों ने तोड़फोड़ भी की, तो वहीं अफरा तफरी में 4 से 5 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। चश्मदीदों के मुताबिक स्टेडियम के सिर्फ 2 गेट खोले गए थे, जिससे लोगों को एंट्री में परेशानी हुई। कुछ लोग मैच देखने के लिए दीवार कूदकर अंदर जाने लगे और इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। इसके बाद गुस्साए लोगों ने वेस्ट गेट पर लगे बैरिकेड और एंट्री गेट पर तोड़फोड़ की। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात कंट्रोल में किए। यहाँ पे मेंटेनेंस एकदम बेकार है, इतना भीड़ हुआ, कोई व्यवस्था नहीं है। JSCA का एकदम सिस्टम पूरा बेकार है, कोई मतलब नहीं। किसी का फोन चोरी हो रहा है, किसी का चप्पल टूट रहा है, तो कहीं कोई भाग रहा है, कोई कहाँ से कूद रहा है। ये सब तोड़ फोड़ के सब खुज गया। यहाँ पे इतना भीड़ है, यहाँ पे इतना वो लोग का व्यवस्था ही नहीं है, पब्लिक को कंट्रोल करने का कोई मतलब ही नहीं है। पूरा हमारा दोस्त था, उसके जेब से कोई 10,000 रुपए निकाल लिए भीड़ का फायदा उठा के। फोन चोरी हो गया कितनों का। व्यवस्था बिल्कुल अच्छा भी नहीं था। जब मालूम था कि फाइनल है तो फिर 2 ही गेट खोलने का क्या मतलब था, सभी गेट खोलना चाहिए था। आम जनता को बहुत परेशानी हुई, तो अंत में अनलीगल काम भी हुआ। बहुत कोई इस्तार से भी फान करके जाने लगे थे लोग। तो फिर भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने फिर खुलवाया और उसके बाद फिर आम जनता को एंट्री मिला। उसको अगर मालूम देखते हुए आम जनता को अगर फाइनल है तो उसको उस हिसाब से व्यवस्था करना चाहिए, तो वैसा व्यवस्था नहीं था। प्रशासन को रहना चाहिए था यहाँ, उसमें एक भी प्रशासन नहीं था। मेरे पास पर्स था, पर्स गायब हो गया। जैसे पब्लिक आ रही थी उसी टाइम से एंट्री होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो 7:15 बजे के आसपास में गेट है से खोला गया, जिसके कारण में ये इशू आई। और वहीं पुलिस के मुताबिक सुरक्षा जांच धीरे होने की वजह से स्टेडियम के बाहर मौजूद लोगों का दबाव बढ़ा और कुछ समय के लिए भीड़ बेकाबू भी हो गई। हालांकि कुछ ही देर में स्थिति को संभाल भी लिया गया। यहाँ पे एक ही गेट जो है वो आम जनों के एंट्री के लिए खुली हुई थी, जिसकी वजह से अचानक से भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और एंट्री में फ्रिस्किंग की स्पीड स्लो थी, जिसकी वजह से बाहर जो है सो पब्लिक का प्रेशर भी काफ़ी बढ़ गया था। थोड़ी देर के लिए भीड़ अनियंत्रित हुई थी, परंतु हम लोगों ने यहाँ पर आकर स्थिति को संभाल लिया है। कुछ लोग घायल हुए हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है 4 से 5 लोगों को चोट लगी है, जिनका कि इलाज चल रहा है। वर्तमान में स्थिति शांतिपूर्ण है और पूरी तरीके से नियंत्रण में। तो यहाँ पर जैसे पुलिस की ओर से बताया जा रहा है कि जिस दौरान यहाँ पर तमाम लोग मैदान में पहुंचे थे मैच देखने के लिए, तो बाहर चेकिंग हो रही थी और चेकिंग में देरी हो रही थी। एक व्यक्ति की यहाँ पर चेकिंग की जा रही थी, जिस वजह से भीड़ का दबाव बढ़ता गया और यहाँ पर भगदड़ की स्थिति जैसे हालात बन गए। और मध्य प्रदेश के इंदौर में गैस पाइपलाइन फटने से बड़ा हादसा हो गया है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र स्थित सुमन नगर जैन मंदिर के पास बोरिंग के दौरान अवंतिका गैस पाइपलाइन फट गई,
जहां गैस रिसाव के बाद हुए धमाके और आगजनी में एक इन्फ्लुएंसर युवती गंभीर रूप से झुलस गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। इसके अलावा आग की चपेट में आने से कई गाड़ियां भी जलकर खाक हो गई। वही हादसे पर मौके पर मौजूद पार्षद ने गैस एजेंसी की लापरवाही पर सवाल उठाए, तो गैस एजेंसी ने ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया। काम तो आएगा, कुछ तो काम आएगा। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी अपने डीजे बजाने वाले कमेंट को लेकर मुश्किल में हैं। कोर्ट ने सीआईडी को उनका वॉइस सैंपल लेने की इजाजत दे दी है। सीआईडी के वकीलों ने विधाननगर मजिस्ट्रेट कोर्ट में अभिषेक का वॉइस सैंपल लेने के लिए अर्जी दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अर्जी को मंजूरी दे दी है। अभिषेक का वॉइस सैंपल लेने की तारीख 30 जून तय की गई है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अभिषेक ने कहा था कि डीजे तो बजेगा ही, इतना जोर से बजेगा कि कान झंझना जाएंगे। टीएमसी सांसद के इसी बयान पर एक्शन जारी है। इससे पहले इस मामले में सीआईडी मुख्यालय में अभिषेक बैनर्जी से लंबी पूछताछ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मजदूरों को बंधक बनाकर जबरन काम कराने, मना करने पर हंटर से पीटने और भाले से दागने का मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर की एक दोना पत्तल की फैक्ट्री में मजदूरों को बांधकर उन्हें जबरन काम करवाया गया। मना करने पर मजदूरों को हंटर, बेल्ट और डंडे से पीटा जाता था। भागने की कोशिश करने वालों पर पिटबुल डॉग छोड़ दिया जाता था। पुलिस ने सोमवार की शाम छापेमारी कर आरोपियों के चंगुल से 12 मजदूरों को मुक्त कराया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। जिन 12 मजदूरों को मुक्त कराया गया है उनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा और राजस्थान के गरीब मजदूर शामिल हैं। इन मजदूरों को फैक्ट्री मालिक ने अच्छे रोजगार और 10 से 12 हजार रुपए मासिक वेतन, भोजन और रहने की सुविधा का लालच देकर फैक्ट्री में लाया था, लेकिन यहां पहुंचने के बाद उनके साथ टॉर्चर किया गया। मजदूरों को ना तो सैलरी दी गई और ना ही इंसानों जैसी जिंदगी दी गई। अब पुलिस फैक्ट्री मालिक पर बड़े एक्शन की तैयारी में जुटी हुई है। मांडी गांव में, थाना तितावी में, उसमें एक फैक्ट्री से, जो दोना बनाने की फैक्ट्री होती है, उसमें से 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, जिनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं। तथा जब उनको मुक्त कराया गया तो उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से उनको 1.5 से 2 साल से वहां पर बंधक बनाया गया है। 10 से 12 हजार या कभी 8 हजार का लालच दे करके ये लोग नौकरी के नाम पर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे तथा विभिन्न स्थानों से इनको ले आते हैं तथा वहां पर बंधक बना लेते हैं तथा इनसे फिर जबरदस्ती काम कराते हैं दोने बनाने का, तथा इन्हें कोई तनख्वाह भी नहीं देते। इन्हें एक टाइम पर रोटी देते हैं, वो भी सूखी रोटी देते हैं जो कि चोकर की रोटी होती है। और इस प्रकार से इनको कई दिनों से इनके मोबाइल रख लेते हैं, कहीं वार्ता नहीं करने देते, कहीं आने जाने देते। पिटबुल डॉग रखते हैं ताकि इनको प्रताड़ित कर सके उनके माध्यम से। साथ ही साथ लोहे के कुछ इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, गर्म करके उसको प्रताड़ित कर रहे थे। साथ ही साथ ये जो फैन बेल्ट होता है कोड़े के रूप में, उसका इस्तेमाल करते थे मारने के लिए। इनकी बॉडीज पे काफी निशान, इनका मेडिकल कराया गया है, काफी गंभीर चोटें, कई के रिब्स टूटे हुए हैं। जो लोग 12 लोग मुक्त कराए गए हैं, निश्चित तौर से पुलिस को उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया है। और आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार का टार्चर करने के बाद इसमें जो लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए पुलिस इसमें गैंगस्टर की गिरफ्तारी में भी सुनिश्चित करेगी। और आजाद हुए मजदूरों ने बताया कि फैक्ट्री मालिक दिन में केवल एक बार सूखी रोटी और नमक देकर उनसे 24 घंटे काम करवाता था। बंधक मुक्त हुए मजदूर मुजफ्फरनगर पुलिस का अब धन्यवाद कर रहे हैं। दिन रात काम करते थे, हर काम। पैसा मिला आपको? कुछ भी नहीं चाहिए। पुलिस की कार्रवाई से हाँ, पूरा प्रसन्न है, खुश है। किस तरह की प्रताड़नाएं आपको झेलनी पड़ रही थी फैक्ट्री के अंदर रह के? पूरा लो, ऊपर चदरा, एल्वेस्टर, पूरा हीटर्स, पूरा कूलिंग से एकदम मशीन का पूरा हमें दुख हुआ। अच्छा, मारते भी थे तुम? बहुत मारते थे, थोड़ा सा कट हो जाता था, मिस्टेक मशीन करता था, बेल्ट से मारते थे, कभी कभी हाथ से मार देते थे, हाइट से नाखून उखड़ गया पूरा। लाके ताला बंद कर लिया, डेली पीटना, टाइम से खाना भी नहीं देना, कुछ नहीं, ना नहाना ना धोना। अगर जो मेरे कपड़े थे वो दूसरों को दे दिए, उनको पिंधा दिए। अब हमें एक ही जोड़ी कपड़े बस। ये सब बुरी तरीके से हालत कर रखी थी हमारे लोगों की। अच्छा, किस तरीके से टॉर्चर करते थे आपको? वो बेल्टों से मारते थे, सलिए से मारते थे, हथौड़े से मारते थे, जो मिल जाए, जो हाथ में आ जाए। काम नहीं करते थे। 24 घंटे काम करवाते थे। 24 घंटे कौन जग लेगा? कितने लोग रहते थे वहाँ जो मारपीट करते थे आपके साथ? जी
2 आदमी रहते थे। मार हाँ, कुत्ते भी 2 कुत्ते रहते थे। 3 गेट हैं, दो गेट पे कुत्ते लगा रखे थे। और मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बेटी ने बॉयफ्रेंड से बात करने से रोकने पर अपने पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में हुए इस सनसनीखेज वारदात को लेकर बताया जा रहा है कि 4 साल पुराने प्रेम संबंध का विरोध करना पिता को इतना भारी पड़ गया कि उनकी बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर जानलेवा हमला कर दिया और कई बार चाकू से गोदा। बेटी और उसके बॉयफ्रेंड के हमले में घायल पिता अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, जबकि पुलिस ने आरोपी बेटी को हिरासत में ले लिया है। वहीं उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खजराना थाना है। लड़की को नहीं, थाना खजराना क्षेत्र में एक रिपोर्ट भूरीबाई की द्वारा दर्ज कराई गई, जिन्होंने बताया है कि इनके पति मेहरबान सिंह को इन्हीं की बेटी और उसके बॉयफ्रेंड दोनों ने मिलकर हमला किया, जिसमें उन्हें चोट आई है। पिता अपनी बेटी का शुभम नामक जो आरोपी है उससे बात करने को लेकर नाराज़ था और इसी चीज़ को लेकर जब बेटी को डांटा, उसने यह बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई, तो इसी पर नाराज़गी जाहिर करते हुए उसने अपनी गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता पर हमला किया था। दिल्ली में 11 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के आरोपी को पुलिस एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने क्राइम सीन पर ले जाते वक्त कस्टडी से भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर एनकाउंटर किया। आरोपी कैब ड्राइवर है। सोमवार की खबर है, महरौली इलाके में सुबह फुटपाथ पर सो रही बच्ची को कैब ड्राइवर ने किडनैप किया था। इसके बाद उसने उसका रेप किया और हत्या कर लाश महरौली के जंगल में फेंक दी। वारदात के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से 4 घंटे में ही बबलू नाम के इस टैक्सी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बच्ची का शव भी बरामद किया। शव पोस्टमार्टम के लिए आगे की कार्रवाई के लिए ले जाया गया। आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। दिल्ली के महरौली इलाके में फुटपाथ पे रहने वाली एक 10 साल की नाबालिग लड़की का पहले किडनैप किया गया, उसके बाद उसकी रेप करके हत्या कर दी। ये महरौली का सीडीआर चौक है, जहां कल सुबह एक छोटी बच्ची को यहीं इसी चौक से अगवा किया गया। एक कैब ड्राइवर ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और यहां से उसे गुड़गांव की तरफ ले गया, जहां उसने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी हत्या करके गुड़गांव के जंगलों में उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया। दरअसल जब कल परिवार को बच्ची नहीं मिली, परिवार भी इसी सीडीआर चौक के किनारे फुटपाथ पे रहता था। बच्ची गुब्बारे बेचती थी सिग्नल पे, परिवार भीख मांगता था, एक गरीब परिवार था। जब परिवार को 2-3 घंटे तक छोटी बच्ची की कोई जानकारी नहीं मिली तो परिवार ने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी। 5 बजे पुलिस को सूचना दी गई कि छोटी बच्ची सीडीआर चौक से गायब हुई है। इस चौक पे कई सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। इन्हीं सीसीटीवी कैमरा की मदद से पुलिस ने ये पता लगाया कि एक कैब ड्राइवर ने छोटी बच्ची को यहाँ से अपनी गाड़ी में बैठाया और फिर सीसीटीवी को ट्रैक किया गया, आगे के सिग्नल्स पे ट्रैक किया गया तो पता चला कि आरोपी उसे लेके गुड़गांव की तरफ गया है। अलग अलग इलाकों के सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से दिल्ली पुलिस ने 4 घंटे के अंदर अंदर आरोपी को पकड़ लिया और फिर आरोपी ने ये कबूला कि उसने इसी इलाके से उस 10 साल की छोटी नाबालिग बच्ची का किडनैप किया और